खबर उत्तराखंड के भराड़ीसैंण से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है, जिसमें सीएम धामी ने मदरसा बोर्ड को लगाकर कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2026 के बाद बिना पंजीकरण के कोई भी मदरसा संचालित नहीं होगा। सभी संस्थानों के टीचर के लिए भी योग्यता एक जैसी ही होगी, जिसमें सभी संस्थानों के पाठ्यक्रम की तरह अल्पसंख्यकों के संस्थानों में भी पाठ्यक्रम एक जैसा लागू होगा, जिससे राज्य की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। तो खबर उत्तराखंड के भराड़ीसैंण से, जहां पर सभी का पाठ्यक्रम एक जैसा होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जो है वो एक जैसा होगा और बिना पंजीकरण के मदरसे संचालित नहीं किए जाएंगे। टीचरों के लिए योग्यताएं भी एक जैसी होगी, जिससे तमाम स्टूडेंट्स को फायदा मिले, शिक्षा सही तरीके से सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे। प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जो पंजीकृत हैं, गैर पंजीकृत हैं, 1 जुलाई 2026 से अगर वो पंजीकृत नहीं होंगे तो उनको जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य रूप से जो है उनको लेना पड़ेगा। और उनको जो हमारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, उसमें वो आवेदन कर सकेंगे। 1 जुलाई से ये अनिवार्य कर दिया जाएगा, 1 जुलाई 2026 से। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक चलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा चलेगी, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक रावत ने बयान देते हुए कहा कि मंत्री विधायक 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि आखिर वह कब यहां से रवाना होंगे। हरक सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीना है। वहीं भरत चौधरी ने यह भी कहा कि हरक सिंह रावत का इतिहास पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है। तो खबर देहरादून से, जहां पर हरक रावत के लिए एक महत्वपूर्ण बयान आया है कि वो वहां के नगीना है। बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने रावत पर ये तंज कस दिया और कहा कि हरक रावत उत्तराखंड की राजनीति का नगीना है। और आपको बता दें कि भराड़ीसैंण में 19 से 22 अगस्त तक मॉनसून सत्र भी चलेगा। खबर देहरादून से, जहां पर राजनीति को लेकर के पलटवार देखने को मिला है और इसी के तहत वहां पर बीजेपी विधायक ने, जिनका नाम भरत चौधरी है, उन्होंने रावत पर तंज कसा है और कहा कि वो तो यहां की राजनीति का नगीना है। जहाँ तक हरक सिंह जी का प्रश्न है, तो वो उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा, सारा उत्तराखंड जानता है। और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। माननीय हरीश रावत जी का जहां तक प्रश्न है, जिस तरह से वो गंगा जमुनी तहजीब की पैरोकारी करते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। इतने बुजुर्ग राजनीतिज्ञ हैं, कभी उनके मुंह से सनातन संस्कृति के पक्ष में एक शब्द सुनने को नहीं मिला। और किस तरह से जब उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पैरोकारी की थी, तो उसका कितना खामियाजा उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा, उससे भी शायद वो कोई सबक लेना नहीं चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाकर एक सकारात्मक पहल करने की बात कह डाली है। वन मंत्री ने कहा कि अब उत्तराखंड वन विभाग GIS मैपिंग का उपयोग करके अपनी भूमि की सुरक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि GIS मैपिंग वन क्षेत्रों की सीमाओं, भूमि का उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को सटीक रूप से ट्रैक करने में मदद करता है।
तो देहरादून में अब अतिक्रमण पर अंकुश लगेगा। अतिक्रमण रोकने के लिए एक अनूठा कदम जो है वहां पर उठाया गया है। GIS तकनीक का यहां पर उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत वन सीमा को लेकर के जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो पाएगी और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अतिक्रमण पर अंकुश भी लगेगा। वन क्षेत्रों का आधुनिक तकनीक से यहां पर सीमांकन और ये अतिक्रमण को रोकने के लिए एक अनूठा कदम जो है वहां पर उठाया गया है देहरादून में, जिसके तहत वहां की आवाम को भी फायदा मिलेगा। जगह जगह पर जो अतिक्रमण रहता है उस पर कड़ी निगरानी रहेगी और अतिक्रमण रोकने में कामयाबी भी हासिल हो सकती है। बहुत बड़ा निर्णय है कि जिसमें लगातार वन भूमि पे कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं और कई जगह बार बार निरीक्षण के लिए जाना पड़ता है कि डिस्प्यूट पैदा होते हैं कि जमीन फॉरेस्ट की है या लोगों को कहना होता है कि हमारी जमीन है। तो ये GIS रिफ्रेशिंग सिस्टम से ये हो जाएगा कि हमारा हर जगह जो सीमांकन के लिए ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही साथ अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित करने में इससे मदद मिलेगी, तो वन भूमि का संरक्षण में मदद मिलेगी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैसों के भराड़ी सैंड में 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा सत्र चलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष लगातार सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि 3.5 साल से सोमवार के दिन सत्र शुरू नहीं हुआ है। ये केवल सोमवार के दिन तब सत्र बुलाते हैं जब किसी विधायक या फिर पूर्व विधायक की मृत्यु होती है, ताकि शोक में दिन निकल जाए। तो देहरादून से खबर, जहां पर 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा और सत्र की अवधि को लेकर के जो पूरा विपक्ष है यहां पर लगातार सवाल उठा रहा है। 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा सत्र देहरादून के अंतर्गत चलेगा, लेकिन जो सत्र की अवधि है उसको लेकर के विपक्ष लगातार जो है घेर रहा है और सोमवार के दिन से सत्र की हालांकि शुरुआत भी हो चुकी है, जिसे लेकर के वहां पर माहौल भी गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। समय सीमा को लेकर के ये सवाल उठाया जा रहा है सोमवार का दिन जब सत्र की शुरुआत हुई। देखिए, पहले तो सोमवार के दिन 3.5 सालों से सत्र नहीं शुरू हुआ है। केवल तब ये सोमवार के दिन सत्र बुलाते हैं जिस दिन किसी विधायक की या पूर्व विधायक की मृत्यु भी होती है, ताकि कॉन्डोलेंस में वो दिन खत्म हो जाए। तो ये एक ज्वलंत प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और उत्तराखंड की पब्लिक के लिए भी है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न लगते ही नहीं है। दूसरी बात, सत्र चल कितने दिन रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे पास आपदा जैसा गंभीर विषय है जिसमें सरकार की नेग्लिजेंस दिखती है, साफ साफ कितना बुरा हाल है। अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई कि किन लोग को प्रभावित है, कितनों को मदद करनी है, कितने लोग लापता हो गए हैं, कितने मरे हैं। जो बाहर से लोग आए थे जो वो थे उनका कोई जानकारी इनके पास नहीं है। तीसरा, जो पंचायत चुनाव में हुआ है। चौथा, जो आप सारी बातें कर रहे हैं। तो ये सारे विषय बड़े गंभीर है और हमारे लोगों को जैसे जैसे समय मिलेगा सभी गंभीर विषयों को, महिला अपराध से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है उसका विषय है, किसानों के विषय हैं, ये सभी विषयों को समय की अनुरूपता को देखते हुए उठाएं। देहरादून से, जहां पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर हो चुके विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर जनपदवार क्षतिग्रस्त विद्यालयों को A, B, C और D श्रेणी में चिन्हित किया है। C श्रेणी में चिन्हित 4 जनपदों के 10 विद्यालयों में निर्माण और मरम्मत सहित अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था नामित कर कुल 14 करोड़ 39 लाख की धनराशि को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूरी दी है। तो देहरादून से खबर, जहां पर विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो है जर्जर विद्यालयों के कायाकल्प को लेकर के, धनराशि को लेकर के यहां पर मंजूरी दी है। विद्यालयों को A, B, C और D श्रेणी में चिन्हित किया गया है। 10 विद्यालयों के लिए ये राशि मंजूर की गई है, जिससे कि तमाम जो विद्यालय है जो अलग अलग कैटेगरी में है उनका पूरी तरह से कायाकल्प हो, उनमें सुधार जो है वो किया जा सके। जो स्थितियां अभी तक जर्जर देखने को मिल रही है उन्हें फिर से एक नया रूप जो है दिया जा सके। इसके लिए
धनराशि मंजूर कर दी गई है। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये राशि मंजूर की है, जिससे कि तमाम विद्यालयों की स्थिति में सुधार आए, बदलाव आए और जो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी सही हो। 30 करोड़ रुपए आपदा के मद से स्कूलों को दिए हैं और हमारे राज्य में जितने भी स्कूल हैं आपदा से ग्रस्त हैं या उनके पुस्ते टूटे हैं या वहाँ पानी टपक रहा है, जहाँ भी होगा पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा सभी स्कूलों को दिया जाएगा और मैंने सारे डीएम को भी कहा है, सीओ को भी कहा है कि जल्दी वो हमको जो है उसका आंकलन दे दें ताकि हम पैसा मुक्त कर सकें। बढ़ते हैं आगे। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत अब प्रदेशवासियों को निःशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब और भी ज्यादा सशक्त स्वास्थ्य सुविधाएं जोड़ी जा रही है। इस मौके पर देहरादून सीएमओ कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आधुनिक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग POCT उपकरण वितरित किए गए। इन उपकरणों की मदद से लोगों को गांव-गांव में ही निःशुल्क जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो देहरादून सीएमओ कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में निःशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। यहां पर अधिकारियों को कई उपकरण वितरित किए गए। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया और तमाम जो अधिकारी वहां पर आते हैं, सुलभ स्वास्थ्य जांच सेवाएं वहां पर दी जाती है, जिससे कि चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिले और जो उपकरण है वो भी बांटे जाते हैं। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सीएमओ कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई जो युवा है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। POCT उपकरण वितरित किए जाने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम का आयोजन देहरादून सीएमओ कार्यालय में किया गया, जिसमें निःशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य जांच सुविधाएं दी जा रही है और इसके चलते जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी, आसानी से उपलब्ध होगी। उसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सभी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे CHO हैं, हमारी नर्सें हैं। इस आपदा की घड़ी में सबने बहुत अच्छा तालमेल से काम किया है और आज देहरादून के हम सभी CHO को एक टेस्टिंग मशीन दे रहे हैं जिसका नाम है POCT। ये मशीन लगभग 28 टेस्ट फ्री करेगी और ये लोग गांव-गांव जाके जो भी व्यक्ति बीमार है या जिसके टेस्ट अनिवार्य कराने हैं उनके टेस्ट कराएंगे, उनकी रिपोर्ट भी वहाँ पे देंगे और ये सारी टोटल निःशुल्क होगी। मुझे लगता है कि इससे लाखों लोगों को जो है बड़ी सुविधा मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। 19 से 22 अगस्त तक भराड़ीसैंण में मानसून सत्र आयोजित होगा, लेकिन उससे पहले भारी बारिश को देखते हुए देहरादून में सत्र आयोजित करने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कहते हैं कि सत्र गैरसैंण में ही होगा। कैबिनेट में इसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, केवल विधेयक पर ही चर्चा की गई है। तो खबर देहरादून से, जहां पर भराड़ीसैंण में मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा और यहां पर सत्र आयोजित करने की फिलहाल अभी संभावनाएं जताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसको लेकर के मीडिया में बयान भी दिया है कि सत्र यदि होगा तो गैरसैंण में ही होगा, ये बात उन्होंने कही है। और जिसके बाद में सब तरफ ये चर्चा है कि आखिरकार सत्र इसी जगह पर क्यों आयोजित किया जा रहा है, गैरसैंण में ही होने की बातें क्यों कही जा रही है।
और चलिए अब खबर पौड़ी से, जहां पर प्रसिद्ध कंडोलिया मंदिर में वार्षिक पूजन और भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस आयोजन में बैंजवाड़ी और आसपास के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। मंदिर समिति के पदाधिकारी मनवर नेगी ने बताया कि कंडोलिया मंदिर क्षेत्र का एक प्राचीन और आस्था से जुड़ा स्थल है। तो प्रसिद्ध कंडोलिया मंदिर जहां पर पूजा किया गया, देखिए हवन यहां पर किया जा रहा है। यहां पर जितने भी श्रद्धालु पहुंचे हैं उनको प्रसाद यहां पर वितरित किया जा रहा है। पूरी तरह से भंडारे का आयोजन यहां पर देखने को मिल रहा है और जितने भी लोग वहां पर पौड़ी के हैं, ग्रामीण हैं, वो इस वार्षिक पूजन में शामिल होते हैं। आस्था श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर, भक्ति का सैलाब यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुँचती है, साथ ही तमाम जो पुरुष है वो भी यहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान के पूजा अर्चना करते हैं। हवन का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है और ये वार्षिक पूजन जो कि हर साल यहाँ पर कंडोलिया मंदिर में किया जाता है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर लोगों की आस्था देखते ही बनती है कि किस तरह से चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं यहाँ पर आते हैं और भंडारे में भी भाग लेते हैं और भगवान का जो प्रसाद है वो यहाँ पर लेते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर की मान्यता काफी पुरानी है। जो बैंजवाड़ी गांव में नए बसट्टे के पास भगवान कंडोलिया देवता का ये प्राचीन मंदिर स्थापित है, जिस पर कि स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा और मातृशक्ति द्वारा प्रतिवर्ष सावन की समाप्ति के बाद एक भगवान के भंडारे का आयोजन किया जाता है। और आज उसी निमित्त इस मंदिर में भी पूजन और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं भगवान कंडोलिया देवता से सभी शहरवासियों के लिए कामना करता हूं कि सबके घर में सुख समृद्धि हो, सब लोग स्वस्थ हों और भगवान की कृपा सब। इस मंदिर की स्थापना जो है विगत 100 साल पूर्व हुई थी और तब से आज तक इसमें जो है प्रतिवर्ष सावन के मास में समस्त महिलाओं के द्वारा जो है कीर्तन भजन करके और सारा दिन यहाँ पे हवन होने के बाद भंडारा कराया दिया जाता है, जिसमें सारे क्षेत्र के, सारे पौड़ी नगर के सभी महिलाएं सभी। बढ़ते हैं आगे। विकास नगर के झाझरा स्थित सुभारती हॉस्पिटल प्रांगण में शैक्षिक सत्र के तहत नेत्र रोगों पर आधारित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विशेषज्ञ देवेंद्र सूद, सीएमओ मनोज कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक JS नेगी, सुभारती हॉस्पिटल संस्थापक अतुल कृष्ण और नेत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार मित्तल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य वक्ता देवेंद्र सूद ने संगोष्ठी में 15 विषयों पर विस्तार से चर्चा की और उपस्थित लोगों को विभिन्न नेत्र रोगों के प्रति जागरूक भी किया।